हेलो एवरीवन, हम जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए स्टेप बाय स्टेप सीडीपी का सिलेबस कवर कर रहे हैं ना, उसमें हमारा आज का टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, बुद्धि किसे कहते हैं और बुद्धि कितने प्रकार की होती है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, कि बुद्धि के कितने सिद्धांत हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और जो स्टर्न और टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसी आधार पर जो आईक्यू की एक सीरीज बनाई गई है, जो एक टेबल बनाई गई है, उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट यानी बुद्धि के पहले सिद्धांत से। तो पहला सिद्धांत क्या है हमारा, एक खंड या एक तत्व या एक कारक सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के नाम देखो, पहला है एक खंड, फिर है एक तत्व या एक कारक। यानी एग्जाम में एग्जामिनर ये जरूरी नहीं है कि एक खंड सिद्धांत ही दे, वो एक तत्व सिद्धांत भी दे सकता है, एक कारक सिद्धांत भी दे सकता है। और उससे हमें ये पूछ सकता है कि ये इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, इसमें जिन्होंने उनका सहयोग किया वो कौन है। ठीक है, तो क्या है, एक खंड एक तत्व या एक कारक सिद्धांत। प्रतिपादक कौन है इसके, अल्फ्रेड बीने, और उनके सहयोगी कौन थे, टर्मन और स्टर्न। इस सिद्धांत में बीने ने क्या कहा था कि जो इंसान मतलब कोई काम करता है, यानी उसके सामने अगर कोई समस्या आ जाती है, उस समस्या का वो समाधान करता है या वो समायोजन करता है। बुद्धि क्या होती है, समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त विचारों को सोचने की क्षमता। यानी जो इंसान ऐसा करता है, यानी अमूर्त विचारों के बारे में सोचता है, कोई समस्या का समाधान निकालता है, तो वो अपने सामान्य फैक्टर यानी उसका जो जनरल फैक्टर है उसी के अकॉर्डिंग करता है। इस सिद्धांत में उन्होंने ऐसे कहा, यानी उसने सिर्फ एक जनरल फैक्टर के बारे में ही कहा है कि ऐसा सिर्फ इंसान अपने जो जनरल फैक्टर, उसका जो सामान्य कारक है, उसी के आधार पर करता है। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो क्या है, इस सिद्धांत में सिर्फ हमारे सामान्य कारक के बारे में बताया गया है। किस कारक के बारे में, सामान्य कारक के बारे में, यानी एक ही कारक के बारे में बताया कि इंसान के अंदर एक ही कारक होता है, उसी के आधार पर वो अपने निर्णय लेता है। अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर उसको कोई तर्क देना हो, तो वो सिर्फ अपने सामान्य कारक के आधार पर ही निर्णय लेता है। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत कौन सा हमारा, नेक्स्ट सिद्धांत हमारा द्विव कारक। जैसे पहले वाला था एक खंड या एक कारक, ये कौन सा है, द्विव कारक, द्विव खंड या द्विव तत्व सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इसके प्रतिपादक कौन थे, स्पीयरमैन। जैसे पहले वाले के कौन था, अल्फ्रेड बीने। उन्होंने क्या कहा था, सिर्फ सामान्य कारक को बताया कि इंसान के अंदर सामान्य कारक होता है, उसी के आधार पर उसकी बुद्धि होती है। और इसमें क्या कहा गया, स्पीयरमैन ने दो कारक बता दिए, यानी जो हमारा पहला सामान्य कारक था उसके अलावा भी उन्होंने एक कारक और बताया, जो है विशिष्ट कारक का। उन्होंने उस कारक को क्या कहा, विशिष्ट कारक का, जो हम वातावरण से अर्जित करते हैं, उसको उन्होंने क्या कहा, विशिष्ट। यानी सामान्य कारक तो वो हो गया जो हमें जन्म से मिला है, यानी जन्मजात, यानी वंशानुगत हो गया हमारा सामान्य कारक। और विशिष्ट कारक कौन सा होगा, जो हमने वातावरण से, यानी जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, वहाँ पे अगर हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है तो फर्स्ट टाइम हम उसका सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं, पर हम सीखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। यानी हमने उसमें अपने अंदर उस गुण को विकसित कर लिया, यानी अर्जित कर लिया, उस समस्या का समाधान हमने निकाल लिया है, तो वो गुण आ गया हमारे अंदर। अगर दोबारा अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको सोल्व कर देंगे, यानी वो हमने अर्जित कर ली है। तो उसको उन्होंने क्या कहा, विशिष्ट कारक का। तो इन्होंने क्या किया, बुद्धि को दो कारकों में बांट दिया। पहला सामान्य कारक जो हमें जन्म से मिल रहे हैं, यानी जो गुण हमें जन्म से मिल रहे हैं, जो हमारे माता पिता में, दादा दादी में, मतलब सब में है हमारे पीछे,
जो हमारे पूर्वज हैं उनके अंदर जो गुण है वो हमें मिले हैं, वो हो गए हमारे जन्मजात यानी जर्नल फैक्टर। और दूसरा कारक क्या कहा उन्होंने, अर्जित, जो हमने इस इन्वायरमेंट में रहकर, वातावरण में रहकर जो गुण अर्जित किए हैं वो हो गए हमारे विशिष्ट कारक, स्पेशल फैक्टर। तो किसने दिया था ये वाला सिद्धांत, स्पीयरमैन ने। और कब दिया, 1904 में। ठीक है, तो पहला था एकखंड या एक तत्व सिद्धांत, दूसरा द्विकारक या द्विखंड या द्वितत्व सिद्धांत। तो बुद्धि के हमने दो सिद्धांत देख लिए, पहला एकखंड और दूसरा द्विखंड सिद्धांत। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि किसे कहते हैं। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेशल इंटेलिजेंस किसे कहेंगे हम। ठीक है, तो क्या है, पहला है यानी जो हमारी सामान्य बुद्धि है वो सर्वव्यापी है यानी यूनिवर्सल है, वो हर किसी में होते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये हर कोई करता है, ये हमारी सामान्य इंटेलिजेंट होगी। तो कहाँ से मिलती है, जन्मजात है, यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती जा रही है, यानी हमें पूर्वजों से मिल रही है, इनबोर्न यानी जन्म से हमें ये मिल रही है। और क्या है, ये सामान्य मानसिक शक्ति है, ये हमारी जो सोचने समझने की सामान्य शक्ति है, यानी जो हम अपनी मानसिक सामान्य प्रयोग करते हैं वो क्या हो जाती है, हमारी सामान्य मानसिक शक्ति हो जाती है। और ये स्थिर है, यानी जो हमें पूर्वजों से मिलती है लाइन पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है, तो स्थिर हो गई है, इसमें कुछ अलग नहीं हुआ, जो शुरुआत में था वही आगे भी आया, यानी प्रारंभ और अंत दोनों समान हो गया, यानी स्थिर हो गया। इसका आगे क्या है, सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए जिम्मेदार, यानी जो ये बुद्धि होती है, ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में हमने इससे सफलता हासिल की है, नहीं, इसके द्वारा हम हमारा मानसिक विकास भी कर रहे हैं, शारीरिक भी कर रहे हैं, सामाजिक भी कर रहे हैं। जो हमारी सामान्य बुद्धि है वो हर क्षेत्र में जो हमें सफलता मिलती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र, चाहे पढ़ाई का हो, स्पोर्ट्स का हो, ठीक है, वो हर क्षेत्र में जो हमें सफलता मिलती है उसमें हमारी सामान्य बुद्धि का रोल होता है। ठीक है, आगे है विशिष्ट बुद्धि किसे, सामान्य तो हमने देख ली किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विशिष्ट बुद्धि किसे कहते हैं। ये विशेष योग्यता हो गई, यानी हम स्कूल जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, वहाँ आके अपना काम कर रहे हैं, स्कूल में जाके अपना काम कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा सामान्य काम हो गया। यानी अगर हमने उसके अलावा कुछ किया, जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, अगर हम वहाँ पे स्पोर्ट्स में अच्छा कर पा रहे हैं, यानी स्पोर्ट्स में लगा लो, डांस में लगा लो, संगीत में लगा लो, किसी भी क्षेत्र में अगर हमने कुछ अलग कर लिया, ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी विशेष योग्यता, यानी किसी क्षेत्र में हमने विशेष योग्यता हासिल कर ली है। ठीक है, तो वो हो गई हमारी विशेष योग्यता। वो किस बुद्धि में आएगी, विशिष्ट बुद्धि में आएगी, यानी सामान्य से अलग किया है कुछ हमने। सीखी गई योग्यता है, यानी इसको हमने सीखा है, ये हमें जन्म से नहीं मिली थी कि हम खेलना हमें स्टार्टिंग से पसंद नहीं था, पर हम स्कूल जाने लगे, हमारा इंटरेस्ट बना, हमने खेलना सीखा और बहुत अच्छे से सीखा कि उस क्षेत्र में हमने सफलता हासिल की, तो सीखी गई योग्यता हो गई। विशिष्ट क्रिया या मानसिक शक्ति, ठीक है, कि इसके द्वारा हमने विशेष क्रिया की, यानी खेलने में हमने अच्छा किया, डांस में हमने अच्छा किया, तो ये हमारी विशिष्ट क्रिया होगी। इससे हमारा मतलब हमारे मानसिक शक्ति में एक और क्रिया ऐड हो गई, जो हमारी सामान्य थी उससे अलग हो गया कुछ। ठीक है, ये स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है। अगर हम उसमें अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो हम और बेहतर होने की कोशिश करते हैं, यानी उसके में परिवर्तन कर सकते हैं हम। ठीक है, ये है विशेष क्षेत्र में सफलता के लिए जिम्मेदार है। जैसे सामान्य बुद्धि थी हर क्षेत्र में सफलता के लिए जिम्मेदार थी, ये किसी विशेष क्षेत्र में, चाहे वो डांस हो, संगीत हो, स्पोर्ट्स हो, मतलब एक क्षेत्र में हमें जो सफलता मिलेगी वो हम विशिष्ट बुद्धि के सहयोग से मिलेगी। ठीक है, तो हमने देखा सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट कौन सा सिद्धांत हमारा बुद्धि का, त्रितंत्र। जैसे पहले हमने पढ़ा एक खंड, दूसरा पढ़ा द्विकारक, ऐसे ये वाला है त्रितंत्र सिद्धांत या सूचना संसाधन सिद्धांत या त्रिचापीय सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है, स्टर्नबर्ग। और कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने जिसमें सिद्धांत के बारे में बताया गया, वो कौन सी है, बियॉन्ड IQ। ठीक है, तो इस तंत्र में जो इन्होंने 3 शब्द यूज किए हैं, जिन्हीं के आधार पर इस सिद्धांत का त्रितंत्र सिद्धांत नाम पड़ा है, तो वो कौन कौन से है। पहला है घटक,
दूसरा है अनुभव, यानी जो हमने अनुभव ले लिया, संदर्भ। तीसरा कौन सा है? संदर्भ। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला कौन सा हमारा? घटक। जो घटक है उसको क्या कहते हैं? विश्लेषण बुद्धि। तो क्या है कि अगर हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है, उसके मतलब हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो सोचते हैं कि ऐसा करते हैं तो ये होगा, मतलब 2-3 सॉल्यूशन निकालते हैं हम उसके, ठीक है, और उनमें विश्लेषण करते हैं कि इस समस्या के लिए कौन सा सॉल्यूशन सही रहेगा जिससे ये समस्या सोल्व हो जाएगी। तो मतलब हमने उसमें विश्लेषण किया, जो हमारे सामने समस्या आई उसको सोल्व करने के लिए जो समाधान हमने निकाले उसमें विश्लेषण किया कि कौन सा समाधान इसके समस्या के लिए सही रहेगा। तो क्या है ये वाली बुद्धि? इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाएं, यानी जो सूचनाएं वो इकट्ठी करेगा समस्या को समस्या के समाधान के लिए, उनमें विश्लेषण करेगा कि इस वाली समस्या के लिए कौन सी सूचना सही रहेगी। वो हमारी विश्लेषण बुद्धि, यानी कौन सी बुद्धि से करेंगे हम? वो हमारी विश्लेषण बुद्धि से। और उस दूसरा क्या कहा? उसको घटक कहा कि उस घटक के माध्यम से हम उस समस्या का समाधान निकालेंगे। दूसरा क्या? अनुभव, यानी जो हमने समस्या का समाधान कर दिया तो वो हमें एक अनुभव हो गया हमारे अंदर कि ऐसा अगर बाद में कभी होगा तो मैं इस समस्या में ये करूँगा, यानी वो अनुभव हमारे अंदर हमने अर्जित कर ली है इस समस्या के लिए, ठीक है। तो वो कौन सी बुद्धि? हमारी सृजनात्मक बुद्धि है। इसके द्वारा क्या करता है व्यक्ति? जो समस्या का समाधान हेतु पूर्व अनुभव का सृजनात्मक रूप से प्रयोग करता है, यानी पहले उसके सामने कोई समस्या आई, उसका उसने समाधान निकाल लिया, यानी उसे पता चल गया कि ऐसी समस्या में ऐसा करना चाहिए, तो उसका अनुभव हो गया इस बारे में। तो दोबारा अगर इन फ्यूचर उसको दोबारा कोई समस्या आ जाती है, ठीक है, तो जो उसने पहले अनुभव ले लिया है उस अनुभव का उस समस्या में मतलब थोड़ा और जोड़कर कि वो वाली समस्या भी सोल्व हो जाए, उस रूप में प्रयोग करता है। तो वो कौन सी हो जाएगी? हमारी अनुभव के द्वारा हमने उस समस्या का समाधान निकाला, तो कौन सी बुद्धि होगी? वो हमारी सृजनात्मक बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हमारा? संदर्भ या व्यवहारिक बुद्धि। कौन सा है? इसके द्वारा व्यक्ति दैनिक जीवन से आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटता है। तो व्यवहारिक बुद्धि नाम से ही पता चला, यानी जो व्यवहार में लाते हैं, ठीक है, जो हमारा दिन प्रतिदिन का जो जीवन है, जो दैनिक जीवन है, उसके अंदर अगर कोई समस्या आती है उसको सोल्व करते हैं, वो कौन सी होगी? हमारी व्यवहारिक बुद्धि। इस प्रकार जो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र या त्रिचापीय सिद्धांत था उसमें 3 घटकों के बारे में बताया गया। पहला घटक, दूसरा अनुभव, तीसरा संदर्भ। तो हमने स्टेप बाय स्टेप तीनों को देख लिया। एक सिद्धांत और है हमारा, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया? हावर्ड गार्डनर के द्वारा, जिसको हमने अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीटेट के सिलेबस में भी उसको अलग से मेंशन किया गया है, तो उसके लिए हम एक वीडियो अलग से करेंगे। बुद्धि के कितने सिद्धांत कर लिए हमने? 3 सिद्धांत कर लिए। पहला एक खंड, दूसरा द्विखंड और तीसरा त्रितंत्र या त्रिचापीय सिद्धांत। अब हम आगे देखेंगे कि बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि क्या होती है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, यानी IQ, जिसे हम क्या कहते हैं? IQ। उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो बुद्धि लब्धि शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विलियम स्टर्न ने। किसने किया? विलियम स्टर्न ने। और उसने जो बुद्धि लब्धि है उसको निकालने का एक फॉर्मूला दिया, ठीक है। तो IQ निकालने का एक फॉर्मूला बताया कि कैसे हमें IQ निकालनी है, कि किस बच्चे की क्या IQ है उसको निकालने का एक फॉर्मूला दिया। तो वो फॉर्मूला क्या है, यानी जो सूत्र है वो क्या है? मानसिक आयु, यानी मेंटल एज MA बाय वास्तविक आयु CA क्रॉनिकल एज। तो क्या कहा? मानसिक आयु बाय
वास्तविक आयु MA/CA। तो स्टर्न ने क्या फॉर्मूला दिया, MA/CA। इसके द्वारा IQ निकाला ये स्टर्न ने का। बाद में जो स्टर्न का फॉर्मूला था MA/CA, उसमें संशोधन किया गया। और संशोधन किनके द्वारा किया गया, टर्मन के द्वारा किया गया। और वो संशोधन क्या था, MA/CA × 100। तो क्या संशोधन किया गया, इनटू में 100 लगाया गया। MA/CA तो स्टर्न ने दिया ही था, ठीक है। तो टर्मन ने उनमें संशोधन किया, जो ये फॉर्मूला था इसमें संशोधन किया। और वो संशोधन क्या था, इनटू में 100 लगाया, यानी MA/CA × 100, मेंटल एज बाई क्रोनिकल एज × 100। इसके द्वारा बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु 8 यानी 8 ईयर है, CA यानी वास्तविक आयु की उसकी 10 ईयर है। क्या है, 10 ईयर। तो कैसे निकालेंगे, 8/10 × 100। तो क्या आ जाएगी उसकी IQ, क्या आ जाएगा, 80। क्या आएगी उसकी IQ, 80। इसी के आधार पर IQ का वर्गीकरण किया गया। अगर इसी प्रकार किसी बच्चे की वास्तविक आयु तो है 10 ईयर, ठीक है, और मानसिक आयु उसकी 12 ईयर, ठीक है, यानी उसकी वास्तविक आयु से उसकी मानसिक आयु वो ज्यादा है। तो कैसे करेंगे, 12/10 × 100। क्या आ जाएगा, 120 यानी 120। तो IQ कितना आएगा इसका, 120। तो इसी आधार पर IQ का वर्गीकरण किया गया, जो ये फॉर्मूला MA/CA × 100 टर्मन द्वारा दिया गया। तो क्या है इसमें, अगर MA ज़्यादा हो CA से, यानी जो उसकी मानसिक आयु है वो उसकी वास्तविक आयु से ज़्यादा होगी, तो वो बच्चा कैसा होगा, औसत से अधिक होगा, यानी अबोव एवरेज होगा वो। अगर उसकी वास्तविक आयु मानसिक आयु से ज़्यादा है तो क्या होगा, बच्चा बिलो एवरेज होगा, यानी औसत से कम होगा वो। इसी फॉर्मूले के आधार पर टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया, ठीक है। जिसका IQ 140 से ऊपर है, यानी 140 से ऊपर है जिसका IQ, वो कौन सा बच्चा कहलाएगा, प्रतिभाशाली या जीनियस बालक कहलाएगा। अगर किसी बच्चे की IQ 130 से 139 है तो वो कौन सा बच्चा कहलाएगा, कुशाग्र या अति श्रेष्ठ या वेरी सुपीरियर, ठीक है। अगर किसी बच्चे की IQ 120 से 129 है तो वो कौन सा बच्चा कहलाएगा, तीव्र या श्रेष्ठ यानी सुपीरियर बच्चा कहलाएगा। नेक्स्ट कौन सा है, अगर किसी की आयु 110 से 119 है, यानी 110 से 119 है तो वो कौन सा बच्चा कहलाएगा, औसत से अधिक। इसमें क्या है, उसकी औसत से अधिक कौन सा बच्चा कहलाता है, जिसकी MA ज़्यादा होती है उसकी वास्तविक आयु से, यानी जिसकी मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज़्यादा होती है वो कौन सा बच्चा कहलाता है, औसत से अधिक यानी अबोव एवरेज। इसी प्रकार जिसका IQ 90 से 109 तक है वो कौन सा बच्चा कहलाएगा, सामान्य या औसत यानी एवरेज। यानी लगभग हर बच्चा प्रतिभाशाली नहीं हो सकता, श्रेष्ठ भी नहीं, मतलब 100 में से मान लो 1 प्रतिभाशाली हो गया, 1 अति श्रेष्ठ होगा, लगभग सब बच्चे 100 में से 60 या 70 बच्चे इस एज में आते हैं, यानी सामान्य में आते हैं लगभग सभी, पर उनमें से 1 या 2 प्रतिभाशाली भी होगा, श्रेष्ठ भी हो सकते हैं, अति श्रेष्ठ भी हो सकते हैं। यानी अगर 100 में से मानो 2 बच्चे प्रतिभाशाली हैं, 1 लगा लो श्रेष्ठ है, पर ज़्यादा किस में आएंगे, जो सामान्य या औसत है यानी एवरेज में ज़्यादा आएंगे। तो कौन सी है एवरेज,
90 से 109 तक कौन सी आते हैं, जिसका IQ 90 से 109 होता है, उस कौन से बच्चे कहलाते हैं, वो सामान्य या औसत या एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 80 से 89 जिसका IQ है वो कौन सा आएगा, अल्प या सीमावर्ती, उसे क्या कहते हैं, डल। और जो 70 से 79 है वो औसत से कम, बिलो एवरेज। ये जो IQ लेवल है यानी जो 70 से 89 वाला है, ये ऐसा IQ लेवल है जिसे हम परीक्षण द्वारा यानी जिसे हम सुधार कर सकते हैं और उसे औसत तक ले जा सकते हैं। यानी जो ये वाला IQ लेवल है वो परीक्षण से संशोधन हो सकता है। इसमें इस वाले IQ लेवल में परीक्षण से संशोधन हो सकता है और वो सामान्य या औसत में आ सकता है। यानी ये संशोधन योग्य IQ है जो 70 से 89 वाला है। ठीक है, इससे नीचे क्या आएगा, 50 से 69 वाला मूर्ख या मोन्स कहलाता है। यानी जो मतलब जिसे हम सामान्य काम तो सिखा सकते हैं, उठना बैठना चलना खाना, पर उसमें सुधार ये नहीं है कि उसे सामान्य में पहुंचा देंगे, उसे सिर्फ सामान्य काम सिखा सकते हैं जो हमारे दैनिक होते हैं। उससे आगे वाला है 25 से 49 वाला, वो मूड या हीन, उसे हम सिर्फ खाना खिला सकते हैं, मतलब उससे हमें करना पड़ेगा, वो खुद से नहीं कर पाएगा, उसे हमें बोलना पड़ेगा। जो मूर्ख वाला है उसे हम बता देंगे कि इस टाइम ये करना है तो वो कर लेगा। यानी वो परीक्षण से थोड़ा अपना जो दैनिक जीवन है उसमें जो काम होते हैं हमारे वो कर सकता है अगर उसे परीक्षण दिया जाए। पर जो मूड है उसे हमें बोलना पड़ेगा कि अब ये करो अब वो करो, या ठीक है। और जो इससे कम वाली IQ है 0-24 वाला, वो महामूढ़ या जड़, यानी इसे कुछ नहीं पता, ये इडियट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने क्या किया, आज बुद्धिलब्धि पढ़ी, बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला पढ़ा और बुद्धिलब्धि के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया अटरमन ने वो पढ़ा और बुद्धि के सिद्धांत पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा बहुबुद्धि का सिद्धांत है हावर्ड गार्डनर द्वारा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो हर रोज़ मिलती रहे। धन्यवाद।